नवंबर लाल किले में हुए धमाके के लाल किले के जो सामने सड़क पर धमाका हुआ था उसके ठीक 4 दिन बाद श्रीनगर के आउटस्कर्ट में एक जगह है नौगाम। उसी नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर रात 11:22 पर एक धमाका होता है जिसमें 9 लोगों की मौत होती है। लाल किले में हुए धमाके में कुल 13 लोगों की मौत हुई थी। तो अगर इन दोनों धमाकों में मरने वाले लोगों की गिनती को गिने तो 13 और 9 22 लोगों की मौत हुई। बट ये अजीब एक चीज हुई है कि एक आतंकवादी की कार I-20 में दिल्ली में लाल किले के सामने धमाका होता है और 13 लोग मारे जाते हैं। उसी आतंकवादी के साथियों और उसके खुद जो बारूद का बाकी जखीरा था, उसी बारूद के जखीरे को पुलिस कब्जे में लेती है और आतंकवादियों के जरिए जमा की गई उसी बारूद के जखीरे के दूसरा हिस्सा जो नौगाम पुलिस स्टेशन में पहुंचता है उसमें धमाका होता है। यानी आतंकवादियों ने जिस मकसद के लिए बारूद को जमा किया था बॉम्ब बनाने के लिए, एक तो खुद मिशन पर निकला, धमाका किया, 13 लोगों की मौत हो गई। दूसरा बाकी जखीरा पुलिस ने पकड़ लिया, बरामद कर लिया, थाने में ले जाकर सुरक्षित रख दिया, पर वहां भी धमाका हो जाता है और 9 लोग मारे जाते हैं। यानी एक ही बारूद के 2 हिस्सों से 22 लोगों की मौत। अब सवाल ये धमाका कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें किसकी गलती है? तो आज नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की पूरी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रख रहा हूं और इसके लिए मैंने जितने भी एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स हैं और बाकी लोग हैं, एजेंसियों से जुड़े हैं, पुलिस से जुड़े हैं, जो हमारे श्रीनगर में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मीर, उन सब से बात की और उन सब से बात करने के बाद ये जो पूरी रिपोर्ट है वो आपके सामने रखता हूं। 9 नवंबर को, बल्कि 9 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन की एक टीम फरीदाबाद पहुंचती है। फरीदाबाद आने के बाद वो एक घर में छापा मारती है। ये घर डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था। इस घर से पुलिस 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद करती है। अमोनियम नाइट्रेट एक वो ठोस पदार्थ है जो सफेद रंग का साबूदाने के जैसा होता है, जिसका अमूमन इस्तेमाल अच्छी फसल के लिए किसान खाद के तौर पर खेती में करते हैं या फिर खदानों में धमाके के लिए, ताकि खदान में धमाका किया जाता है, कई मजदूर खुद तोड़ते हैं लेकिन धमाके से आसान काम हो जाता है, तो खदानों में धमाके के लिए भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो नौगाम पुलिस फरीदाबाद से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद करती है। अब ये फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से होता है। तो नौगाम पुलिस फरीदाबाद क्यों पहुंचती है, इसकी कहानी शुरू होती है 17 अक्टूबर से। 17 अक्टूबर को नौगाम के कुछ जगहों पर कुछ दुकानों के बाहर एक पोस्टर चिपका हुआ मिलता है। ये पोस्टर उर्दू में था और उर्दू में कुछ शुद्ध उर्दू है, तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको हिंदी में अनुवाद करके सुनाता हूं। 17 अक्टूबर को यह पोस्टर लगा और सबसे ऊपर पोस्टर के नाम लिखा हुआ था जैश ए मोहम्मद, जिसका सरगना है मसूद अजहर, और पोस्टर के नीचे 17 अक्टूबर 2025 की तारीख, और उसके बाद इस पोस्टर में जो टेक्स्ट था, मजमून था, वो कुछ यूं लिखा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जो कुछ आप तक हमने पहुंचाया है आप उस पर अमल करेंगे। हम कुछ अरसे से देखते आ रहे हैं मगर आप अपनी गुनाहों में मुब्तला हैं, यानी शामिल हैं। लिहाजा हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो काम आप शरीयत के खिलाफ कर रहे हो उससे आप बाज आ जाइए, वरना हमारा एक्शन सख्त होगा। शरीयत के मुताबिक कुछ लोग नौगाम में एजेंसी के लोगों का साथ देते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि बाज आ जाइए, आखिरी बार आप माफी के हकदार नहीं होंगे। इंशाअल्लाह इस वक्त वो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग अपने शौक पर उन भारतीयों को पनाह देते हैं, एजेंसियों को, उससे हमारे कामों में रुकावट आती है। लिहाजा हम उन लोगों से भी दिल खोल कर ये बस कहना चाहते हैं, बाज आ जाएं उनके लिए, फिर भी, वरना फिर सख्त एक्शन होगा। खासकर श्रीनगर, नौगाम और बनपुरा एरिया, इसमें ज्यादा एजेंसी वाले हैं जो कि उन भारतीय एजेंसी के लोगों को अपनी शॉप पर बिठाते हैं। उम्मीद करता हूं आप हजरात समझ जाओगे। कमांडर हिफ्जुल्लाह, ये वो पोस्टर है, जो असली पोस्टर जो आपको तस्वीर में दिखाई। ये पोस्टर जैश ए मोहम्मद की तरफ से 17 अक्टूबर को जारी किया गया और नौगाम के कई दुकानों के बाहर चिपका हुआ मिला। तो 17 अक्टूबर को जब ये पोस्टर मिला, 18 अक्टूबर को नौगाम पुलिस ने इस पोस्टर को उतारा और उसके बाद छानबीन शुरू की। जब छानबीन शुरू की तो उसी तफ्तीश के दौरान
इसी नौगाम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई। कैसे ऐसे जैश ए मोहम्मद ने एक पोस्टर नौगाम में छापा है और उसमें भारतीय एजेंसियां जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं, फोर्सेज हैं, उनके बारे में कुछ बातें लिखी हैं और जो नौगाम और बाकी जगह के लोकल लोग हैं कि आप लोग एजेंसियों के लोगों को दुकान में बैठाते हो, उनको जानकारी देते हो, मतलब मुखबरी करते हो, तो उनको भी धमकी थी। तो इसी पोस्टर के सामने आने के बाद नौगाम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई और इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद जो पहली गिरफ्तारी हुई वो थी मौलाना मोहम्मद इरफान, ये मुफ्ती एक मस्जिद में इमाम। तो मोहम्मद इरफान की गिरफ्तारी हुई। मोहम्मद इरफान से, मौलाना इरफान से गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो दूसरी गिरफ्तारी हुई डॉक्टर मुजम्मिल की, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में पढ़ा रहा था और डॉक्टर है। इसके बाद 5 और लोगों को अरेस्ट किया गया, इसी नौगाम पुलिस ने अरेस्ट किया। बाकी के 5 लोग थे आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार, जहीर अहमद अहंगर और डॉक्टर अदील राठर जो कि सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था। तो इन 7 में से अगर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील को छोड़ दें तो जो बाकी के 5 लोग अरेस्ट हुए थे वो सभी इसी नौगाम इलाके के रहने वाले थे जिस नौगाम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इन सब से पूछताछ करने के बाद ही नौगाम पुलिस को पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल ने फरीदाबाद में किराए का घर ले रखा है और वहां काफी बारूद रखा हुआ है। इसी इंफॉर्मेशन के बाद नौगाम पुलिस 9 नवंबर को फरीदाबाद पहुंचती है। फरीदाबाद आने के बाद फरीदाबाद पुलिस की मदद से वो उस किराए के घर पे दबिश डालती है। जब वहां छापा मारती है तो वहां से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, साथ में कुछ तार मिलते हैं, इसके अलावा डेटोनेटर मिलता है और कुछ लिक्विड मिलते हैं, रसायन। अब ये सारी चीजें चूंकि नौगाम थाने में एफआईआर दर्ज है तो ये केस प्रॉपर्टी है, कानूनी पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता है कि जिस थाने का केस उसी थाने का मामला। तो फरीदाबाद पुलिस ने मदद तो की छापा मारने में, लेकिन ये सारी चीजें जो बरामद हुई, नौगाम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी, उनका अपना काम था। तो ये सारी चीजें बरामद करने के बाद अब ये केस प्रॉपर्टी है, अदालत में जब तक मुकदमा चलेगा इस केस प्रॉपर्टी को उनको रखना होगा, फिर इसकी जांच भी होगी, फॉरेंसिक जांच भी होगी। तो अब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है, उसके साथ बाकी चीजें। अब केस प्रॉपर्टी जो है नौगाम पुलिस स्टेशन का है। तो नौगाम पुलिस स्टेशन ने किया ये कि इन सारे अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ जो चीजें मिली उनको एक टाटा 407 टेम्पो हायर किया और टाटा 407 टेम्पो में ये सारे अमोनियम नाइट्रेट जो अलग अलग पैकेट में थे और कुछ केमिकल थे जो डब्बे में थे, उन सबको टाटा 407 में डाला और पुलिस की निगरानी में ये टाटा 407 फरीदाबाद से श्रीनगर के पास नौगाम पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। फरीदाबाद से नौगाम पुलिस स्टेशन की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर का यह सफर एक टाटा 407 टेम्पो में पूरा करना था और इस टेम्पो में आने वाले वक्त में जो बॉम्ब बनना था उसका बारूद था, यानी अमोनियम नाइट्रेट और बाकी सारी चीजें। 9 तारीख को यह रेड पड़ी। इसके बाद 10 तारीख को, 10 नवंबर की दिन में ही ये सारा सामान टाटा 407 से नौगाम पुलिस स्टेशन श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। टाटा 407 को नौगाम पहुंचने में 2 दिन लगे। एक तो पहाड़ी है जम्मू के बाद। 12 नवंबर को ये टाटा 407 टेम्पो श्रीनगर के पास इसी नौगाम पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। जब वहां पहुंचता है उसके बाद ये सारा माल, ये सारा बारूद, ये सारा अमोनियम नाइट्रेट टाटा 407 टेम्पो से उतारा जाता है और नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर खुली जगह पर, ऊपर आसमान छत कोई है नहीं, खुली जगह पर ये सारे पैकेट और सारी चीजें एक साथ रख दी जाती हैं, चूंकि ये केस प्रॉपर्टी है। अब नौगाम पुलिस स्टेशन के अहाते में खुली जगह पर ये सारी चीजें रखी हुई हैं। नौगाम पुलिस स्टेशन कश्मीर का वो पुलिस स्टेशन है जो कहते हैं सबसे घनी आबादी के बीच में है। बिल्कुल थाना बीच में है, चारों तरफ आबादी है, बस्तियां हैं, लोग हैं और बिल्कुल घनी आबादी, मतलब डेंस पॉपुलेशन है वहां पर। अब वहां ये रख दिया गया 12 को। 2 दिन तक ये वहां पड़ा रहा। अच्छा, इस दौरान जिस दिन यहां से टाटा 407 टेम्पो चला 10 नवंबर को, उसी दिन 10 नवंबर की शाम को लाल किले के सामने ब्लास्ट हो चुका है और ये ब्लास्ट के लिए उसी अमोनियम नाइट्रेट के खेप का हिस्सा हुआ जो बाकी का 407 में नौगाम पुलिस अपने साथ ले गई थी। तो 12 को पहुंचते हैं, उसके बाद 13 और फिर 14 नवंबर आ गई तारीख। 14 नवंबर तक ये सारा अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ के लिक्विड सब वहीं नौगाम पुलिस स्टेशन के कैंपस के अंदर खुली जगह पर पड़े हुए हैं। 14 नवंबर की अब शाम होती है
और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL की एक टीम पहुंचती है। दो तरह के नाम होते हैं, एक CFSL एक FSL। CFSL असल में उसे कहते हैं जो सेंट्रल नाम ही है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, यानी कि जो दिल्ली और देश के बाकी हैदराबाद, आपके अहमदाबाद, इन सब जगहों पर है। तो सेंट्रल फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है नौगाम इस अमोनियम नाइट्रेट और बाकी लिक्विड की तफ्तीश के लिए कि आखिर ये कौन सा बॉम्ब बनाने जा रहे थे। तो सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी की टीम वहां पहुंची, और जो FSL होता है वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो स्टेट के अंदर में आता है, हर स्टेट में है, चाहे वो कश्मीर में हो, बिहार में हो, यूपी में, वो FSL कहलाता है। जो सेंट्रल होता है वो CFSL कहलाता है। तो अब CFSL की टीम पहुंची नौगाम, क्योंकि अब मामला बड़ा हो चुका है, दिल्ली में धमाका हो चुका था, केस NIA को सौंप दी गई, तो अब ये सेंटर का मामला हो गया, इसलिए CFSL की टीम नौगाम पुलिस स्टेशन पहुंची। केस नौगाम पुलिस का है, लेकिन लाल किला वाला धमाका अब चूंकि NIA देख रही है, तो CFSL को इसमें इन्वॉल्व किया गया। अब CFSL की वहां टीम पहुंची इसकी जांच करने के लिए। अब उनके साथ कौन कौन थे? उनके साथ CFSL के साथ क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर थे, ताकि उस पूरे ऑपरेशन को जो वो सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपल उठा रहे हैं, किस तरह का क्या बारूद है, क्या बॉम्ब बनेगा, उसकी फोटोग्राफी करनी थी। तो 3 CFSL के एक्सपर्ट्स पहुंचे, 2 क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर इसको शूट करने के लिए पहुंचे, 3 2 5, 2 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे, राजस्व अधिकारी, कि ये सब क्या मामला है। तो 3 2 5 और 2 7 हो गए। एक दर्जी हबीब, वहीं लोकल नौगाम का ही रहने वाला, पुलिस वाले ले गए, क्योंकि पैकेट में सिलाई विलाई थी, उसको काटना फिर पैक करना, तो उसके लिए उस दर्जी हबीब को बुलाया, टेलर को। तो ये हो गए 8, और एक उस थाने के इंस्पेक्टर जो इस केस के IO थे, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उनको सामने रखा गया। तो कुल 9 लोग। अब 9 लोगों की टीम नौगाम थाने के अंदर 14 नवंबर की शाम से सैंपलिंग शुरू करती है, यानी देखना शुरू करती है कि इस अमोनियम नाइट्रेट, इसके साथ लिक्विड क्या क्या है। एक एक कर सारे पैकेट या सारी चीजें खोली जाती हैं, उसकी सैंपल ली जाती है, चेक किया जाता है। अब धीरे धीरे शाम हो गई, अब अंधेरा हो गया। अंधेरे के बाद अब लाइटिंग का इंतजाम किया, बड़ी बड़ी लाइटें जलाई गई। फिर धीरे धीरे अब रात हो रही है, करते करते रात के 11 बज गए। 14 नवंबर की रात 11 बजे इस नौगाम इलाके की इर्द गिर्द कड़ाके की ठंड थी। जो टेम्परेचर था वो 1 से 2 डिग्री के बीच में था। तब उसी कड़ाके की ठंड के बीच में ये तमाम फॉरेंसिक की टीम, क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर, दर्जी, थाने के इंस्पेक्टर, ये सारे सैंपलिंग एक एक करके कर रहे हैं। अब बस लास्ट में कुछ बचे थे डब्बे, और इन डब्बों में रखे हुए थे कुछ केमिकल रसायन जो फरीदाबाद से ही मिले थे। अब इन्हीं डब्बों की अब सैंपलिंग हो रही थी, देखा जा रहा था कि इन डब्बों में किस तरह का रसायन है। अब जब उस रसायन की तलाशी ली जा रही थी, सैंपलिंग की जा रही थी, तब घड़ी में बजे थे रात के 11:22, और ठीक 11:22 पर आखिरी के चंद डब्बों की सैंपलिंग के दौरान नौगाम थाने के बाहर के CCTV कैमरे 2 एंगल से 2 तस्वीर कैद करते हैं जो बेहद डरावने हैं। 11:22 पर जब फरीदाबाद से बरामद उस अमोनियम नाइट्रेट और बाकी के लिक्विड के केमिकल की सैंपलिंग की जा रही थी, अचानक आसमान में एक आग का गोला उठता है, एक तेज आवाज, एक जोर का धमाका। ये CCTV की तस्वीरें उसी वक्त की हैं, 11:22, 14 नवंबर, नौगाम पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक आवाज गई। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि थाने के इर्द गिर्द जितने भी मकान थे उसको अपनी चपेट में ले लिया। तब रात के 11:22 पर हो रहे थे, ठंड था, और आसपास के लोग नौगाम में जल्दी सो जाते हैं, लगभग सभी अपने अपने बिस्तर पर थे। इस धमाके ने सभी की आंखें खोली। आसपास के घरों तक धमाके का असर हुआ। इसके बाद जब बचाव दल पहुंचा तो लाशों की गिनती 9 पर जाकर रुकी। एक इस थाने के इंस्पेक्टर जो IO थे, 3 फॉरेंसिक एक्सपर्ट CFSL के, 2 क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर, 2 रेवेन्यू अफसर और एक वो टेलर हबीब। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बाकी करीब 35 लोग जो इस थाने के इर्द गिर्द थे वो जख्मी हुए। कहते हैं कई लाशें तो बहुत दूर तक जाकर गिरी थी, धमाका इतना तेज था और इतनी तीव्रता के साथ हुआ था। अब ये सब कुछ तो हो गया। इसके बाद अगले दिन जम्मू कश्मीर के जो DGP हैं वो स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि पहले ये था कि नौगाम के थाने में हो या ब्लास्ट, कोई टेरर अटैक तो नहीं है,
क्योंकि यहीं से वो पोस्टर की कहानी शुरू हुई। पकड़े गए 7 में से 5 लोग यहीं के थे। जैश ए मोहम्मद के पोस्टर भी इसी इलाके में चिपके थे, और घनी बस्तियों के बीच में नौगाम पुलिस स्टेशन तो कुछ भी हो सकता है, कोई आत्मघाती हमला भी हो सकता है। लेकिन तब डीजीपी ने आकर यह स्टेटमेंट दिया कि असल में एक हादसा था, जिस बारूद को बरामद कर लाया गया था ये उसी से धमाका हुआ। अब इसके बाद सवाल ये होता है कि आखिर ये धमाका क्यों हुआ, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स या एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स ऐसे बमों की आपने सुना होगा, जैसे बॉम्ब स्क्वाड है, कहीं बॉम्ब मिलता है वो जाकर डिफ्यूज करते हैं। तो जो हमारी फॉरेंसिक टीम होती है, जब इस तरह के एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव की जांच करते हैं तो पूरी एहतियात बरती जाती है। उन्हें हर एक चीज़ पता है कि किसके किसके रिएक्शन से, किसके मिलने से कब धमाका हो सकता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में उनको पूरी जानकारी होती है। अब सवाल यह था कि क्या अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में धमाका कर सकता है, कि उसकी सैंपलिंग हो रही है और रखा हुआ है और वो अपने आप उड़ गया, ब्लास्ट हो गया। क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट खाली अपने आप धमाका नहीं कर सकता है। जैसा मैंने कहा कि ये खाद में इस्तेमाल होता है, ये खदानों में ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये तभी होता है जब कोई फ्यूल ऑयल, इस तरह का कोई ईंधन, कोई केमिकल, उसके साथ उसको मिक्स किया जाए, उसका मिश्रण बनाया जाए, तब ये धमाका होता है। तो फिर जब फॉरेंसिक टीम कर रही थी तो फिर क्या था? अगर ये टेरर अटैक नहीं था तो फिर क्या, क्यों हुआ? तो जो हमने एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट या फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन सब से बात की, तो उन्होंने जो कुछ बताया है अब वो आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आसानी से समझ में आए कि नौगाम थाने के अंदर हुआ धमाके का सच है क्या। अमोनियम नाइट्रेट एक अनस्टेबल किस्म का सब्सटेंस यानी अस्थिर पदार्थ है। इसे अगर जरा सा भी डिटोनेट किया जाए तो इससे बड़ी मात्रा में गैस पैदा होती है, जिससे विस्फोट और तेज आवाज होती है, मतलब धमाके के साथ आवाज। लेकिन अब सवाल वही था कि अगर अमोनियम नाइट्रेट थाने के अंदर खुले में पड़ा है तो फिर यह धमाका कैसे हुआ? तो कहा जा रहा है कि जब अमोनियम नाइट्रेट के साथ थाने के अंदर रखा गया था तो कुछ चीजें फरीदाबाद से लिक्विड फॉर्म में भी बरामद हुई थी, और वो 3 अलग अलग लिक्विड फॉर्म की चीजें थी, और ये तीनों अगर अमोनियम नाइट्रेट के संपर्क में आए तो धमाका मुमकिन है। अब वो 3 चीजें क्या थी, वो कौन सा रसायन था, वो कौन सा केमिकल था? तो वो जो 3 रसायन या केमिकल की बात आ रही है, वो तीनों फरीदाबाद से जो बरामद हुई अमोनियम नाइट्रेट 360 किलो के साथ, उनमें से एक था एसीटोफेनॉन, दूसरा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और एक था सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये तीनों चीजें अपने आप में बेहद खतरनाक है। अगर इनके साथ आप अमोनियम नाइट्रेट को मिलाते हैं तो फिर धमाका मुमकिन है, क्योंकि इसके साथ मिलाने पर अमोनियम नाइट्रेट एक भयानक बॉम्ब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो जो एक्सपर्ट है उनका यह कहना है कि 2 यहां पर चीजें हो सकती हैं। पहली ये कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस अमोनियम नाइट्रेट 360 किलो और ये 3 केमिकल लेकर टाटा 407 में थाने पहुंची और उन्हें एक जगह खुले में रख दिया, बहुत मुमकिन है कि ढोने के दौरान, ले जाने के दौरान, हिलने डुलने के दौरान इनमें से कुछ केमिकल रिसते हुए अमोनियम नाइट्रेट के पैकेट तक जा पहुंचे। केमिकल सब डब्बे में था, लेकिन हो सकता है रास्ते में डब्बा हिल रहा हो, या फिर उसको उतार लोडिंग अनलोडिंग के दौरान में भी उसमें से रिस कर कुछ पहुंच गया। यह भी मुमकिन है कि जब थाने में रखा गया तो थाने के लोगों को, थाने के पुलिस वालों को इतनी जानकारी नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि एक्सपर्ट ही बता सकता है, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट या फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो उन्होंने एक साथ रख दिया। तो हो सकता है कि बहुत से ये जो केमिकल है ये रिश्ता हुआ अमोनियम नाइट्रेट तक पहुंच गया, और ये जानकारी जब सीएफएसएल की टीम पहुंची तब उन्हें नहीं था कि ऑलरेडी ये जो केमिकल है ये अमोनियम नाइट्रेट में घुल मिल गया है। अब इस दौरान में चूंकि रात का वक्त था तो उन्होंने लाइटिंग बहुत ज्यादा कर ली। तो एक जो एक्सपर्ट हैं उनका यह भी कहना है कि उस लाइटिंग की वजह से थोड़ा हीट पैदा हुआ। हालांकि यहां दूसरा यह है कि टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री था, कड़ाके की ठंड थी, तो उस हीट ने भी एक चिंगारी का काम किया। और इसको अगर ये केमिकल मिला देते हैं अमोनियम नाइट्रेट में, तो एक जैसे पत्थर को रगड़ते हैं तो एक छोटी सी चिंगारी जब नहीं आती है, तो ये समझ लीजिए कि उस छोटी सी चिंगारी से भी ये बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो अब रसायन के साथ मिल चुका है। तो यहां 2 ऑप्शन, 2 सामने अब तक थ्योरी आ रही। पहली ये कि लोडिंग अनलोडिंग या थाने में रखने के दौरान केमिकल रिसा और वो जाकर
बड़ी खामोशी से अमोनियम नाइट्रेट को अपनी चपेट में ले लेता है। जब फॉरेंसिक टीम पहुंची उन्हें पता नहीं है। दूसरी ये है कि उस वक्त लाइटिंग रात को बहुत ज़्यादा थी और उसकी एक हीट पैदा हुई। इधर ऑलरेडी अब संपर्क में आ चुका था अमोनियम नाइट्रेट रसायन के साथ, उसकी वजह से चिंगारी एक फूटी और ये ब्लास्ट हो गया। तीसरा ये कि कोई ऐसी चीज गिरी उस पर और उसके गिरते ही एक चिंगारी भड़की और ब्लास्ट हो गया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या फिर दिल्ली में बैठी सुरक्षा एजेंसियां, उनका कहना है कि ये टेरर एंगल अभी तक इसमें कुछ सामने नहीं आया कि टेररिस्ट उन्हें पता था। अच्छा, ये सभी को पता है कि फरीदाबाद में रेड पड़ा, वहां से लेकर गए और उन्होंने ही इसको थाने में जाकर उड़ा दिया। अभी तक उन्होंने रूल आउट किया है जो हमारी एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने भी। तो उनका कहना है कि ये एक हादसा ही हो सकता है और कुछ नहीं। लेकिन अब हादसा है तो भी यहाँ एक बड़ा सवाल है। होम मिनिस्ट्री ने कुछ वक्त पहले एक एडवाइजरी जारी की थी कि देश भर की जब भी पुलिस को एक्सप्लोसिव विस्फोटक को पकड़ती है, बरामद करती है, तो एक तो उसको सुरक्षित जगह पर रखे, दूसरा अपने आप उसकी जांच ना करे, उसके लिए सही टीम जो एक्सपर्ट हैं वो करे, और तीसरा उसकी जांच करते वक्त पूरी एहतियात बरती जाए। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे जब बात की, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एडवाइजरी है, हकीकत की ज़मीन पर इस पर पालन नहीं होता। लोग लापरवाही के साथ यूं ही उसकी जांच करके निकल जाते हैं। जो बड़ा सवाल यह है कि नौगाम जैसा पुलिस स्टेशन जो चारों तरफ आबादी और बस्तियों से घिरा हुआ है, क्या 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ ये जो केमिकल थे रसायन, इसको वहां रखना जायज़ था? क्योंकि मालूम है कि ये एक बारूद है, एक तरह का एक मामूली चिंगारी जो है पूरी बस्ती को उड़ा सकती है। तो ऐसी चीज़ों को किसी सेफ हाउस पे, किसी सही जगह पर, किसी खुली जगह पर जो इंसानी बस्तियों से दूर हो, वहां भी रखा जा सकता था। तीसरी चीज़ ये है कि जो फॉरेंसिक टीम पहुंची, क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी? क्या उन्होंने मतलब लापरवाही से इसका काम किया और पूरी एहतियात नहीं बरती? तो ये वो सवाल है जिसको लेकर अब एनआईए की टीम, इसको लेकर अब जो सीएफएसएल की टीम है, वो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, ये सभी अब जांच कर रहे हैं नौगाम थाने में हुए इस धमाके की। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जांच की सही रिपोर्ट कभी सामने आ पाएगी? क्योंकि अभी तक खुद अगर पुलिस एजेंसियों की ही माने तो ये धमाका अगर टेरर के हाथों का धमाका नहीं है तो फिर सिर्फ और सिर्फ इंसानी लापरवाही का नतीजा है। वो इंसानी लापरवाही जिसने 9 बेशकीमती जान ले ली। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद यही है कि जांच जल्दी पूरी हो। उधर अब तक के इस पूरे मॉड्यूल को लेकर धरपकड़, पूछताछ जारी है। एक और जो डॉक्टर उमर I-20 में जिसने धमाका किया, उसके एक और साथी को भी पकड़ा गया है। तो लाल किले के जुड़े हुए ब्लास्ट को तो एनआईए जांच कर रही है, लेकिन जो पोस्टर